नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील कौशिक वैदिक एस्ट्रोलॉजर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2020 हम सभी के लिए आकस्मिक बदलावों का साल रहा है। अचानक से वैश्विक महामारी कोरोना का आ जाना हो, भारत चीन युद्ध स्थिति हो, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र इन सभी राज्यों में तूफान का आना हो, या हमारे कुछ चहीते किरदार जैसे कि इरफान खान साहब, ऋषि कपूर साहब या पिछले दिनों सुशांत सिंह राजपूत जी का निधन हो, ये सभी हमारे लिए आकस्मिक बदलाव रहे। तो देखा जाए तो यह पूरा साल हमारे लिए आकस्मिक बदलावों का साल रहा है। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विख्यात वैदिक एस्ट्रोलॉजर सुनील कौशिक जी। सुनील जी नमस्कार। धन्यवाद सौरभ जी। पहली बात तो आपने विख्यात शब्द का इस्तेमाल किया। विख्यात तो आप लोग बना रहे हैं, हम तो केवल ज्योतिष के छात्र हैं, इतना ही कह सकते हैं। दूसरी बात, आपका साधुवाद, आपका धन्यवाद। इतना मार्मिक विषय, इतना आकस्मिक विषय, इसके ऊपर ज्योतिषीय गणनाएं क्या कह रही हैं, उसके ऊपर एक विचार साझा करने के लिए आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, धन्यवाद। और मुझे ये अच्छा लगा कि आप इस पूरे संदर्भ को, इस चर्चा को हमारे ही चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करना चाह रहे थे। ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा है। हालांकि आप ज्योतिष के छात्र नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो ज्योतिष के अंदर रुचि है, ये बहुत ही अद्भुत है। देखिए, ज्योतिष कोई किसी परिवार, जाति, समुदाय, इनसे नहीं जुड़ा हुआ है। ज्योतिष ज्ञान है एक समाज को रोशनी दिखाने का। उसमें कोई समुदाय, कोई परिवार, कोई जाति, कोई देश, सबके सभी इसके अंदर सम्मिलित हैं। जब हम ज्योतिष के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो एक मेरा बहुत प्रिय ग्रंथ है जिसको प्रश्न के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, प्रश्न विज्ञान के लिए, ताजिक नीलकंठी। आप उसके अंदर देखेंगे उसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं जो उर्दू और फारसी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि इत्तिशाल योग, इकबाल योग, मनव्वर योग। इस तरीके से अब आप ये देखिए, उर्दू और फारसी के शब्द हैं, लेकिन इनका ज्योतिष के अंदर कितना चलन है। अर्थात जो हमारा ज्योतिष है, ये दरअसल एक ज्ञान है, ये एक विद्या है जो कि हर व्यक्ति को, हर समाज के जन को फायदा पहुंचाने के लिए। एक बात। दूसरी बात, आज के विषय पे आने की कोशिश करते हैं, चर्चा को सीमित रखेंगे, अच्छा रहेगा। आपने कहा कि इस साल इतनी अचानक से घटने वाली घटनाएं, जो कि जिनका कोई भी एक प्रकार से पूर्व आलोकन था ही नहीं, आकस्मिक ही घटती चली गई। ये ऐसा क्यों है 2020 में? और ये वैसे तो देखें तो लगभग 2019 के लास्ट में होनी शुरू हो गई थी, लेकिन इसका महत्वपूर्ण जो पहलू देखने को मिला वो विशेष था 2020 में, तो जरूरत से ज्यादा देखने को मिला। इससे पहले कि हम एक घटना को समझने की कोशिश करते हैं या ये देखते हैं कि चलो भगवान इसके आगे ना कर, उससे पहले ईश्वर की क्या मंजूरी है कि वो एक घटना को और की वो आती है। अजीब सा महसूस होता है कि ये अभी तो इस व्यक्ति विशेष को, इस राज्य विशेष को, इस देश को हम बिल्कुल ठीक देख रहे थे, अचानक ही ऐसी इसमें क्या हुआ कि एक चर्चित व्यक्ति, एक चर्चित देश या एक भौगोलिक परिस्थितियों में इतनी तेजी से बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के कोई ना कोई तो कारण है। देखिए, अगर आविष्कार जो है जरूरत की जननी है, जब कोई जरूरत होती है तो व्यक्ति आविष्कार करता है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष भी उसको बता रहा है कि अगर इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं तो हमें देखना चाहिए, हमें महसूस करना चाहिए, हमारे जो ज्योतिषीय मित्र हैं उनको भी, और जो ज्योतिष में जानकारी या रुचि रखते हैं उनको भी, कि ये घटनाएं क्यों घट रही हैं। इसके दो परिणाम जो मुझे लगे, पहला ये कि इस पूरे वर्ष में अगर अंक शास्त्र के अनुसार देखा जाए, वैसे कि अंक शास्त्र एक बिल्कुल अलग विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भी ज्योतिष का ही एक अंग है। क्योंकि अगर अंक ना होते तो 108 बीज मंत्र ना होते, अगर अंक ना होते तो ग्रहों की संख्या 9 ना होती। इसका मतलब कहीं ना कहीं हर जगह अंक तो विद्यमान है।
अंक के अंदर ही बेहतरीन शक्तियां छुपी हुई हैं, वरना मेष राशि को प्रथम दर्जा ना दिया जाता। अगर वो दोनों ही मंगल की राशियां हैं तो एक को वृश्चिक को 8वां दर्जा दिया या 8वां अंक दिया या 8वां जो है ना पायदान दिया, और मेष को पहला पायदान दिया। इसका अर्थ है अंक के अंदर कुछ ना कुछ तो शक्ति निहित है। तो पहले तो ये देखें कि जो अंक शास्त्र है उसके अंदर 1 से लेके 9 तक अंक हैं। 0 भी एक अंक है, लेकिन उसका संदर्भ बहुत कम आता है, या फिर बहुत गहन अध्ययन के बाद ही आपको उसकी जानकारी साझा करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत गूढ़ विषय है। क्योंकि आर्यभट्ट ने अगर 0 की परिचलन में लेके आए तो 0 भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखा गया है जिन संख्याओं में सम हो या शून्य हो, वो साल कई बार शून्यता लेके आ जाते हैं। इसलिए पहले हम बात करेंगे अंक शास्त्र पे। प्रथम अंक सूर्य का, द्वितीय अंक चंद्रमा का, तृतीय अंक जो है बृहस्पति का, चतुर्थ अंक सूर्य के उस रूप के बारे में बताया गया है जो थोड़ा कष्टकारी होता है, लेकिन कहीं कहीं उसी को लोग राहु का भी अंक बोलते हैं। चलिए हम इसको राहु का अंक मान के चलते हैं। तो पहली बात, राहु के अंक के साथ कई बार आकस्मिक घटनाएं ऊपर नीचे बहुत ज्यादा देखने को मिली। अब इस साल की पूरी जो अंग्रेजी का जो साल है 2020, 2 जमा 2 क्या बना, अर्थात 4 नंबर। तो 2 जमा 2 अर्थात 4, और 4 नंबर के अधिपत्य ग्रह हैं राहु। कुछ जगह इसको हर्षल भी बोला है, कुछ जगह इसको और भी अंग्रेजी जो नाम है उनके हिसाब से, लेकिन मैंने ये देखा है ये जो मुख्यतः सूर्य का जो एक रौद्र रूप है वो है, या फिर इसको राहु कहना चाहिए तो वो है। पहली बात, 2020 पूर्णतः रूप से राहु के द्वारा शासित है अंक शास्त्र के अनुसार, ऐसा मेरा मानना है। अलग लोगों की अलग धारणा हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा समझना कि ये 2020 राहु के द्वारा शासित है। दूसरी बात, राहु ज्योतिष शास्त्र के अंदर कई बार पूछता है कि नवग्रह में सबसे बलवान कौन। तो नवग्रह के अंदर एक संदर्भ है सूर्य आदि ग्रहणाम, मतलब सूर्य आदि ग्रहणाम मतलब सूर्य और बाकी ग्रह। इसका मतलब है सूर्य के आगे तो किसी की चर्चा ही नहीं करी, बाकी सब तो उसी में सम्मिलित है। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य को ग्रहण लगाता है। ये एक बिंदु है, नोड, जहां से सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की गति का जो मोड है उसको राहु और केतु के अक्षांश में बोला गया है। तो वो ग्रह जो सूर्य को भी ग्रहण लगा दे वो राहु है। तो अर्थात सूर्य से भी एक प्रकार से बलवान हो गए छल बल के अंदर। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 1 अंक जो है वो सूर्य का अंक है, और 4 अंक सूर्य का वो रौद्र रूप है, अर्थात जो अपना ही रूप बिगड़ जाए या अपने ही कुंठाओं से गुस्से से जो है ना हानि पहुंचे, एक भी मान सकते हैं। या फिर जो दूसरा संदर्भ है कि राहु का अंक है 4, तो राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, नोड्स अर्थात छाया ग्रह सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। अब आप ये देखिए कि जितनी बड़ी भौगोलिक घटनाएं, जितने प्रसिद्ध व्यक्ति, जितने समाज के अंदर जाने वाले चर्चित व्यक्ति, वो कुदरती कहीं ना कहीं, ईश्वर ना करे उनको इस समय आपदा आई, उनके साथ अचानक से घटना घटी। ज्योतिषीय कारण भी उसके रहे होंगे, लेकिन आप चाहे किसी भी व्यक्ति के बारे में जो देखिए, और अभी तो मैं बहुत हैरान हुआ, परसों लगभग या शायद कल की बात है, एक मशहूर एक प्रसिद्ध और एक बहुत सुदृढ़ वक्ता जो एक नेता भी हैं, अचानक से ही पता लगा कि उनको हृदय से संबंधित घात हुआ एक टीवी चर्चा के दौरान, और वो आकस्मिक उनका, जो कि दिखने में इतने मुखर हैं। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति जरा सा भी चर्चा में है, प्रसिद्ध है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर इसके असर देखने को मिल रहे हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, भौगोलिक रूप से भी। ये तो हुआ एक संदर्भ सूर्य और राहु का आपस में अंक शास्त्र के अनुसार, जो मेरी अपनी सूक्ष्म ज्ञान के अनुसार है। दूसरा बात आती है कि जो हमारा साल है 2020,
इसके अंदर भी अगर हम देखें तो राहु अपनी उच्च राशि के अंदर है। एक स्क्रीन साझा करता हूं मैं आपके साथ में, और उसमें आपको ज्योतिष में रुचि है तो इसके कारण उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो राहु है, ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है, इसमें मिथुन राशि के अंदर राहु है। वरामीर जो है वो इसको मिथुन के अंदर उच्च मानते हैं, और ऋषि पराशर इसको वृषभ के अंदर उच्च का मानते हैं। अर्थात दोनों राशियां आसपास हैं, केवल और केवल समय का फर्क है। समय अर्थात जब पराशरी ज्योतिष लिखी गई, जब ऋषि पराशर ने ज्योतिष लिखा, तो जो राहु को उच्च का माना, मिथुन, क्षमा कीजिए, राहु को उच्च का उन्होंने मिथुन में माना और वरा ने उसको वृषभ में माना। इसका फर्क क्या, इसका मुख्यतः कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि जो पराशरी ज्योतिष है उसके अंदर राहु को एक छल बल से संबंधित ग्रह बोला गया। जब वो छल बल से संबंधित ग्रह है तो उसकी कलाबाजी, उसकी कलाकारी, उसकी छलता बलता मिथुन राशि के अंदर पूरी होती है। इसके कारण से वो उसको मिथुन में मानते हैं, लेकिन वरामीर इसको वृषभ के अंदर उच्च का मानते हैं। वृषभ राशि वैसे तो धन की राशि है, तो वो कहते हैं कि आज के जमाने में, आज के समय में, जब विक्रमादित्य काल के अंदर वरामीर का ज्योतिष आया प्रचलन के अंदर, तो उन्होंने कहा कि राहु की भी अत्यधिक आवश्यकता है। केवल इसको छल बल कह देना ही उचित नहीं है, राहु की भी अत्यधिक आवश्यकता है। तो उन्होंने इसको वृषभ राशि के अंदर उच्च का माना। कामदेव नंदी हैं वृषभ, महाराज शिव के दरबार के बाहर बैठे हुए इनके द्वारपाल हैं एक प्रकार से। वैसे तो द्वारपाल भैरव को बताया, लेकिन ये उनकी रक्षा करने वाले, उनकी रक्षा कौन कर सकता है, उनके द्वारपाल हैं ये। वृषभ अर्थात जो हमारे यहाँ एक बैल और एक वृषभ, दो जो ना गौ प्रजाति के जो बछड़े हैं उनके बारे में आता है। बैल जो होता है वो बोझा ढोने के लिए और कृषि कार्य के लिए आता है, लेकिन वृषभ प्रजनन क्षमता रखता है, अर्थात जो प्रजनन कर सके, एक से दो चीजों को कर सके, वो वृषभ है। तो वरामीर ने उसको वृषभ के अंदर उच्च का माना कि जिससे और कई सारी धन, बल, मान, सम्मान इकट्ठा करने के लिए राहु, क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो कि अष्टलक्ष्मी योग में भी शामिल होता है। अर्थात इसका हम सारा संदर्भ देखें तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी राहु उच्च के, और ये जो 2020 है ये भी राहु के अधिपत्य में आ रहा है। क्यों प्रसिद्ध चर्चित व्यक्ति इस समय अनजाने में किसी स्वास्थ्य समस्या से, अटपटी समस्याओं से, आकस्मिक घटनाओं से गुजर रहे हैं, उसके कारण भी राहु है। तीसरा और महत्वपूर्ण इसका विश्लेषण, सूर्य ज्योतिष के अंदर औषधियों के स्वामी बताए गए हैं, उत्तम स्वास्थ्य के स्वामी बताए गए हैं, और लगन के कारक भी बताए गए हैं ज्योतिष के अंदर। लगन अर्थात जो प्रथम भाव है वो लगन है। तो अगर सूर्य बलवान है, भले ही लगन थोड़ा कमजोर भी हो, लेकिन सूर्य बलवान है, तो सीधा सीधा अर्थ है कि व्यक्ति को जो स्वास्थ्य से संबंधित मदद, सहायता, उसको स्वस्थ रहने में सहायता, चिकित्सा सहायता उसको मिल जाएगी। लगन कमजोर है, हो सकता है स्वास्थ्य समस्याएं आए, लेकिन सूर्य बलवान होने के कारण से उसको कारक भाव, भाव का पति, कारक हमेशा उसको सहायता प्रदान करता है। अर्थात अगर सूर्य बलवान है तो इसमें देखें तो सूर्य को राहु ग्रहण लगाते हैं एक प्रकार से। दूसरी बात, स्वास्थ्य समस्याओं पे अचानक से इतना ये जो पेंडेमिक है ये शुरू हुआ। अब अगर ये देखें, ये तो बात हुई कि क्यों इसके ज्योतिषीय कारण नजर आ रहे हैं। अब इसकी अगली चर्चा में आपके प्रश्न के बाद ये देखेंगे कि कैसे इसका निदान हो सकता है या कब हो सकता है अनुमानित,
तो सौरभ जी, इस पिछली जितनी भी बातचीत मैंने आपसे करी या आपके साथ साझा करी, उसमें आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सुनील जी, आपने बताया कि किस तरीके से ग्रह दशाओं के प्रभाव पड़ा इस पूरे साल के ऊपर। ये राहु का साल रहा पूरा 2020। हम देखते हैं कि महीने में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिसमें हमारे चंद्रमा चौथे, आठवें या 12वें रहते हैं, जब हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती, या कहें उस दिन मेंटल टेंशन ज्यादा रहता है। तो क्या जी, चंद्रमा का प्रभाव इस पूरे साल के ऊपर भी रहा? क्योंकि देखने को मिला कि इस पूरे साल कई लोगों का व्यवसाय या कई लोगों को अपने किसी और कार्य के द्वारा टेंशन झेलनी पड़ी। तो सौरभ जी देखिए, जो आपका प्रश्न है, गोचर संहिता के अनुसार, गोचर फल दीपिका के अनुसार, गोचर शास्त्र के अनुसार, गोचर का अर्थ होता है किसी ग्रह की चाल। चंद्रमा दैनिक गतिविधियों को बताने वाला ग्रह है। हर लगभग 28-29 दिन के अंदर वो अपना एक चक्र पूरा कर लेता है 12 राशियों का, और एक महीने में आपके चौथे स्थान से, 8वें स्थान से, 12वें स्थान से गोचर करेगा ही करेगा हर व्यक्ति के अंदर। क्या वो 4, 8, 12 भाव जब उसमें से चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो क्या वो हमेशा परेशानी दे रहे हैं एक, या वो किसी साल में ज्यादा परेशानी दे रहे हैं? पहली बात है, किसी भी चीज को बनाने के लिए दो घटनाएं जिम्मेदार होती हैं। जन्म पत्रिका के अंदर प्रॉमिस, अर्थात ऐसा इस व्यक्ति के साथ होगा, उसका हुआ अर्थ प्रॉमिस। दूसरी, उसको इवेंट को, उसको घटना को बनाने वाली, उस घटक को बनाने वाली दशा, कब होगा दशा। और तीसरा, उस इवेंट को बिल्कुल सामने ला के रख देने के लिए गोचर, अर्थात घूमने वाला ग्रह जो भचक्र के अंदर, जन्मांक के अंदर किस राशि में से गोचर कर रहा है। हर महीने में चौथे, 8वें, 12वें से तो चंद्रमा जाएगा ही जाएगा, लेकिन हर महीने में आप अपनी तारीख या जो तिथियां हैं, डेट है, उनको नोट करके देखिए कि हर महीने ही आप उन दिनों में परेशान रहते हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा। कुछ हद तक रहेगा, कुछ हद तक नहीं रहेगा। अर्थात एक घटना दूसरी घटना को साथ में जोड़ती है। जैसे एक व्यक्ति को अगर उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, अगर वो उसको बार बार इग्नोर करेगा, उसको नजरअंदाज करेगा, उसको देखेगा नहीं, उस पर ध्यान नहीं देगा, तो उच्च रक्तचाप की जो समस्या है वो उसकी किडनी पे, अर्थात गुर्दे के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। तो एक घटना ने दूसरी घटना के ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अगर जन्मांक के अंदर जन्म पत्रिका कमजोर है, एक, साथ में दशा भी वही चल रही है, दो, और चंद्रमा का गोचर भी जब जब उस समय से हो रहा है, तो व्यक्ति वाकई ही उस समय परेशान होगा। ये इसका एक है। केवल हम एक ये चंद्रमा से कह दें वो इसमें उचित नहीं है। हाँ, जो बात आपने कही उसके लिए दूसरा संदर्भ आता है पंचांग के अंदर। जब चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को जब नया पंचांग बनता है, तो हर पंचांग के अंदर एक ग्रह राजा और एक ग्रह मंत्री कहलाता है। जो राजा है वो वर्षेस एक प्रकार से पूरे साल के ऊपर, पूरे जो है हमारे उसमें पूरे इस विक्रमी संवत से अगली विक्रमी संवत तक वो कार्य कर रहा होता है। तो उस समय पे अगर वर्षेस होके चंद्रमा पाप प्रभाव में हो, उसी समय पे वर्षेस भी बने और उसी दिन की जो प्रथम कुंडली बने चैत्र पक्ष की, उसमें चंद्रमा कमजोर भी हो, वो तो इस घटना को कह सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर इसको कहें तो हर महीने के अंदर 4-5 दिन किसी व्यक्ति के खराब हो, ऐसा थोड़ा कहना अनुचित है। जी जी बिल्कुल। तो आपने जिस तरीके से बताया कि ये हर वक्त के लिए सही नहीं होता कि हमारे महीने में 4-5 दिन खराब जाएंगे, या मैं कहूँ मेंटल टेंशन रहेगी। हर महीने वो दिन सेम नहीं रहते, या उस दिन हमारी अलग घटनाओं का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जी देखिए, तो आप विज्ञान के भी छात्र रहे, आप जी बहुत आधुनिक छात्र भी हैं, इस कंप्यूटर की जानकारी भी रखते हैं। आप इसको चेक करके देखिए, किसी भी घटना के परिणाम जब तक वो सामने ना आए तो उसको हम कैसे माने। आप ही अगले कुछ दिनों में ये चेक कीजिएगा कि इस दिन मेरा चंद्रमा चौथे से गया, इस दिन मेरा चंद्रमा 8वें से गया, और इस दिन मेरा चंद्रमा
12वें से गया, चौथे से गया, 8वें से गया और 12वें से गया, कोई भी जो है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये मुश्किल आती है कि क्या चंद्र लगन से हमें ये सब लेना चाहिए? चंद्रमा के लगन से 4, 8, 12 लेना चाहिए, या व्यक्ति का जो खुद का लग्न है, क्षमा कीजिए 1 सेकंड के लिए, या जो व्यक्ति का खुद का लगन है उससे हमें 4, 8, 12 लेना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आज की, क्योंकि जो चर्चा है ये हमारी थोड़ा आज की आकस्मिक घटनाओं के ऊपर थी, तो इसलिए इसमें चर्चा थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो पहली बात तो ये निर्धारित करना कि क्या लगन से 4, 8, 12 में खराब है, या जो चंद्रमा का गोचर है वो चंद्रमा से 4, 8, 12 में खराब है, तो ये निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात, ये एक जो विषय आपने बोला, ये मुहूर्त शास्त्र का विषय है। दरअसल देखिए, हर औजार को, हर करण को, हर उस टूल को हम हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते। 4, 8, 12 चंद्रमा मुहूर्त शास्त्र के अंदर अनिष्टकारी बोला गया है। मतलब जिस दिन कोई विशेष कार्य कर रहा हो उस दिन अगर जन्म पत्रिका के अंदर चौथा चंद्रमा है, 8वां चंद्रमा है, 12वां चंद्रमा है, तो वो छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुहूर्त टीकाकार उसी के अंदर कहते हैं कि लेकिन अगर चौथा चंद्रमा है तो लिया भी जा सकता है, 12वां चंद्रमा है तो भी लिया जा सकता है, लेकिन 8वां हमेशा त्याग देना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये उपकरण, ये औजार जो 4, 8, 12 चंद्रमा का है, ये मुहूर्त शास्त्र के लिए बताया गया है। गोचर का चंद्रमा 4, 8, 12 से हर महीने जाएगा ही जाएगा। आप उसको चेक करके देखेंगे तो हो सकता है किसी दिन आकस्मिक लाभ भी हो रहा हो और किसी दिन आकस्मिक परेशानियां भी होंगी। तो इसको आपस में जोड़ना चाहिए। हाँ, जो पंचांग का जो प्रथम है, जिस समय पंचांग की पूरे साल का जो संवत बनता है, या जो संवत्सर संहिता के अंदर जो आता है संदर्भ की, जो पंचांग का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के अंदर जो वर्षेश होकर अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो उस समय थोड़ा ये दिक्कत होती है। जी सौरभ जी। तो चलिए, अब आप सभी से विदा लेने का समय हो चुका है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। और मैं सुनील जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस साल की सभी आकस्मिक घटनाओं का ज्योतिष विद्या के संदर्भ में हमारा मार्गदर्शन किया। सुनील जी धन्यवाद। एक सेकंड केवल जी। क्योंकि व्यक्ति इस समय बहुत मानसिक अवसाद से, डिप्रेशन से, परेशानियों से जूझ रहा है, परेशान भी है, क्योंकि ये समय राहु का है। तो जाते जाते एक छोटा सा शांति पाठ या प्रयोग बताने के लिए, राहु क्या है, उन लोगों के ऊपर या उन व्यक्ति विशेष के ऊपर शासन करता है जो दरिद्र हैं, इधर उधर ऐसी जगह जिनमें साफ सफाई कम रहती हो वहां पे रहते हो। तो हो सके तो उनको, उनका ध्यान रखें, उनको सहायता प्रदान करें, एक बात। दूसरी बात, जो राहु का जो जीव है वो जमीन के नीचे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं। तो अगर हो सके तो जो कुछ भी इस प्रकार का भोजन चींटियों के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ चींटियों के छेद हैं उसके अंदर डालें, तो ये आपदा, ये संक्रमण कम से कम इफेक्ट करेगा और इस तरह की घटनाएं काफी आपसे दूर रहेंगी। धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर प्रकार से अपने सवाल लिए और जितना हमसे बन सका हमने उनका जवाब दिया। थैंक यू। धन्यवाद सर।